चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को जो है आमंत्रित करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी 2016 का दोस्तों प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में दोस्तों जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनको। यहाँ दोस्तों हम जो है 7 प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिया था। ये दोस्तों मुख्य परीक्षा 2016 में दोस्तों प्रश्न पत्र 2 पॉलिटिकल साइंस में जो पूछे गए प्रश्न हैं 7 प्रश्न दोस्तों मैंने पहले करा दिया है। 8वां प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखते हैं। अर्ध न्यायिक वक्त निकाय से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अर्ध न्यायिक जो दोस्तों न्याय का काम करते हैं लेकिन आधा दोस्तों करते हैं। ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है और 12.5 अंक का है दोस्तों। चलिए, अर्ध न्यायिक निकाय ऐसे संस्थान हैं जिनके पास कानून लागू करने वाली निकायों के समान शक्तियां तो होती हैं दोस्तों। जैसे कानून लागू करने की शक्तियां तो होती हैं लेकिन ये न्यायालय नहीं होते हैं दोस्तों। न्यायालय का काम नहीं करते हैं, मतलब न्यायालय का काम करते हैं लेकिन न्यायालय नहीं होते हैं। ये निकाय किसी प्रशासनिक एजेंसी को किसी मुद्दे पर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। मतलब दोस्तों इनके पास जो है किसी से पूछताछ करना है तो बुला सकते हैं। समन भी जारी कर सकते हैं, कानूनी दंड भी दे सकते हैं। ये निकाय अपने कार्य क्षेत्र में विशेषीकृत दर्जा प्राप्त किए होते हैं दोस्तों। अपने जो है कार्य क्षेत्र में विशेष दर्जा इन्हें मिला होता है और संस्थागत अदालतों के बोझ को कम करते हैं। और दोस्तों संस्था की जो अदालतें हैं दोस्तों उन्हें जो है अदालत में दोस्तों न्यायपालिका में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं और मुकदमे न हों उनके लिए दोस्तों ये बनाई गई है। जैसे जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये निकाय स्थापित न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। और ये जो निकाय हैं दोस्तों ये जो है न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और आम आदमी के लिए सस्ती, प्रभावी और अधिक सुलभ, सस्ती मतलब दोस्तों कम से कम पैसे में, प्रभावी, बहुत बेहतरीन और अधिक सुलभ, मतलब क्या कराते हैं दोस्तों न्याय। इनकी शक्तियां आमतौर पर विशेषज्ञों की एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। मतलब दोस्तों ये विशेषज्ञ होते हैं लेकिन एक विशेष क्षेत्र तक ही विशेषज्ञ होते हैं। अर्ध न्यायिक निकायों के कुछ उदाहरण है दोस्तों। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC दोस्तों अर्ध न्यायिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग CBI दोस्तों अर्ध न्यायिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा आयोग, बैंकिंग लोकपाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, रेलवे दावा प्राधिकरण, बीमा लोकपाल इत्यादि दोस्तों क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। इनके संगठनों के पास आमतौर पर कुछ मामलों के निपटान करने के अधिकारी होते हैं। मतलब कुछ मामलों के निपटान करने के अधिकारी होते हैं ये, जैसे अनुशासन भंग करने, नियमों का पालन न करने, अवैध पैसा का लेन देन इत्यादि। इनकी शक्तियां आमतौर पर विशेषज्ञता के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है। मतलब दोस्तों एक विशेष क्षेत्र तक इनकी विशेषज्ञता होती है, जैसे कि वित्तीय बाजार, रोजगार कानून, सार्वजनिक मापदंड, आव्रजन और विनियमन तक सीमित होती है। तो दोस्तों ये 8वां प्रश्न था। अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं दोस्तों? अर्ध न्यायिक निकाय वे होते हैं जो दोस्तों जैसे जो है आपको बुला सकते हैं, गवाही ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं दोस्तों, मतलब जो है दंड भी दे सकते हैं। मतलब दोस्तों न्यायपालिका के काम को, बोझ को कम करने के लिए इन्हें बनाया गया था। अगला दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की वकालत की। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा मतलब जो दोस्तों फ्री एजुकेशन और दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य, जो दोस्तों गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा है उन पर जो है ज़्यादा जो है सुधार करने की वकालत की। किसने? अमर्त्य सेन ने। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? तो दोस्तों आप जो है इनकी जो है नियुक्ति और कार्य सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं और इसको अब करना पड़ेगा छोटा। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए उत्तर दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, फेमस हैं दोस्तों एवं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। इनके नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। अमर्त्य सेन के अनुसार विश्व में भारत एक ऐसा अकेला देश है जो अशिक्षित और अस्वस्थ श्रमिकों के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। मतलब दोस्तों हमारे देश में बहुत से कम पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं हैं और अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य भी खराब है। इसके बावजूद भी हम जो है दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, सबसे ज़्यादा जो है पैसा बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर है।
अमर्त्य सेन के अनुसार भारत आज जिन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें प्राथमिक शिक्षा दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा जो है और स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी और स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की पहुंच सभी लोगों तक नहीं है दोस्तों। जो स्वास्थ्य सेवा है और जो शिक्षा है उसकी पहुंच जो है सभी लोग दोस्तों उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ असमानता की खाई बहुत गहरी है। मतलब दोस्तों गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बहुत गहरी पड़ी हुई है भारत में। प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु सुझाव दोस्तों क्या क्या करना चाहिए सुधार करने के लिए। भारत को तेज आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए इसे अपनी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं की समानता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मतलब दोस्तों अगर जो है हमें तेज़ी से विकास करना है भारत को, तो जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक जो चिकित्सा है, स्वास्थ्य सेवा है और महिलाओं को दोस्तों समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम में मौलिक सुधार की आवश्यकता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है दोस्तों उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। यह प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम अतिभार को कम करेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो शिक्षा में दोस्तों पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने के लिए दिया गया है, तो उसको कम करना जरूरी है। जिससे दोस्तों सिलेबस कम करने की बात कर रहे हैं, जिससे घरों के लिए दिए जाने वाले काम को रोकेगा तथा निजी शिक्षण अनावश्यक हो जाएगा। और दोस्तों इससे जो है जो घर के लिए जो काम दिया जाता है दोस्तों वो जो है रुक जाएगा। स्कूल में ये बच्चे पढ़ लेंगे और निजी शिक्षण दोस्तों, जो निजी ट्यूशन, निजी जो है वो जो है अनावश्यक हो जाएगा। मतलब दोस्तों अनावश्यक हो जाएगा, मतलब निजी शिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को गैर प्रत्यक्ष अनुदान और कर छूट के बजाय, मतलब दोस्तों सरकार जो अनुदान देती है और टैक्स में जो छूट देती है उसके बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब टैक्स और जो है सरकार गैर प्रत्यक्ष, मतलब दोस्तों बिना दिखाई देने वाले अनुदान, सब्सिडी और टैक्स में जो छूट देती है उसे छूट नहीं देना चाहिए और वो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने को प्राथमिकता देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर सरकार को अपने जीडीपी का कम से कम 5% तक खर्च करना चाहिए। मतलब दोस्तों जितना जो है पैसा है देश का उसका 5% शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को खर्च करना चाहिए। जबकि सरकार स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% खर्च करती है। भारत में शिक्षा पर खर्च दुनिया के औसत से कम है दोस्तों। जो दुनिया में जो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और देश, उससे हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं। संस्थागत अड़चनों के कारण उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए जो संस्था दोस्तों उनके अड़चनें पैदा करती हैं, उनकी खामियों को दूर करने के लिए धन के समुचित उपयोग की आवश्यकता है कि धन का समुचित उपयोग हो सके। यशपाल समिति की रिपोर्ट से प्रेरणा लेते हुए बच्चों की उनकी दुनिया से संबंधित औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। औपचारिक मतलब दोस्तों जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं उसकी भी शिक्षा देनी चाहिए, जो उन्हें अधिक सार्थक और सुखद बनने का प्रयास करती है। लड़कियों के नामांकन दर को ठीक करने के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना चाहिए, महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार सीमित है। गांव में दोस्तों जो है सरकारी अस्पताल हैं तो उसमें हॉस्पिटल हैं तो हॉस्पिटल बंद रहता है, डॉक्टर आते ही नहीं है, तो उन्हें खोलने की जरूरत है। क्योंकि मूलभूत ढांचा सुविधाओं के अभाव के साथ, जो मूलभूत ढांचा सुविधा का जो अभाव है, अभाव के साथ यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की पहुँच के साथ इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो गुणवत्ता है मतलब बेहतरीन होनी चाहिए दोस्तों। मतलब हॉस्पिटल, दवाएं, सब। शिक्षा, भारत विश्व का एकमात्र देश है जो अशिक्षित और अस्वस्थ श्रम शक्ति के साथ वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है कि हम जो है दुनिया की आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा सुधार, दोस्तों शिक्षा में कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा सुधार, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी मॉडल, सरकार और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को मिलकर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दुनिया से सहयोग लेकर वैश्विक महाशक्ति बनने में मदद मिल सकती है। इससे हम जो है दुनिया में वैश्विक महाशक्ति जो है बन सकते हैं। अगला 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है
इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों भारत की शासकीय तंत्र, दोस्तों भारत का जो शासन का तंत्र है उसमें गैर राजकीय कार्यकर्ता, दोस्तों जो सरकार प्राइवेट लोगों की जो भूमिका है वो सीमित ही रही है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करना है, आलोचना हल्का सा करते हुए। उत्तर है दोस्तों, गैर राजकीय अभिकर्ता में ऐसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो सरकार का भाग नहीं होती है। दोस्तों वो सरकार का भाग नहीं होती है, न होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेती हैं दुनिया के संबंध के साथ। इनसे जुड़े कार्य करती हैं। इन्होंने राज्य की स्थापित संस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। राज्य जो संस्था बनाती है उनसे जो है कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन इन संस्थाओं की जानकारी इन्हें पाने का अधिकार है। और दोस्तों इन संस्थाओं की जानकारी ये पा सकती हैं, समझ रहे हैं। ये सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों सरकार की जो नीति नियम कानून बनते हैं। गैर राजकीय अभिकर्ताओं में निजी क्षेत्र, दोस्तों निजी क्षेत्र शामिल होता है। समुदाय आधारित संगठन, महिला समूह, मानवाधिकार संगठन, गैर सरकारी संगठन, NGO, धार्मिक संगठन, समझ रहे हैं, और सहकारी समितियां, व्यापार संगठन, विश्वविद्यालय स्तर के संगठन इत्यादि। दोस्तों ये सरकार जो है नहीं बनाती है, लेकिन दोस्तों ये खुद बन के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। गैर राजकीय अभिकर्ताओं ने भारत में शासन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों ये जो संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का निर्माण, प्राकृतिक संपत्ति को बचाना, जो प्रकृति ने हमें दिया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तालाब, झरना, उन सबको बचाने का काम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करना, विभिन्न क्षेत्र में जैसे कि विभिन्न भूमिका निभाते हैं। अनिवार्य रूप से ये लोगों के कार्यों और इनके महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा करना, लोगों के कार्य करते हैं और जो लोगों के जो अधिकार हैं उन्हें भी रक्षा करते हैं और बढ़ावा देने के साधन है। लेकिन भारत में गैर राजकीय अभिकर्ताओं की भूमिका सीमित रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है होनी चाहिए, जितनी भूमिका होनी चाहिए उतनी नहीं है इनकी, सीमित मात्रा में ये भूमिका निभा पा रहे हैं। पानी अटक गया। चलिए दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सीमित रह गई है। सरकार दोस्तों जवाबदेही नहीं रख रही है, पारदर्शिता भी नहीं रख रही है अपने काम में। ऐसे में जनता में लोकतंत्र के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, जनता दोस्तों लोकतंत्र बना रहे हो, जनता जागरूक हो, इसके अभियान के लिए आवश्यक है कि इस कार्य में गैर राजकीय अभिकर्ताओं की भूमिका अहम हो जाती है। दोस्तों जो अभी जो है NGO, धार्मिक संगठन सब देखें, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। NGO के सहयोग से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सकता है। दोस्तों मतलब जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको जो है जिसको आवश्यकता है, जिसको मिलना चाहिए वो सब मिल सकता है, प्रभावी कार्यान्वयन हो सकता है। व्यापारिक संगठनों जैसे फिक्की, एसोचैम, ICC, CII इत्यादि के द्वारा सेमिनारों का आयोजन करते हैं। जैसे सरकार की नीतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उजागर किया जाता है। जब ये जो है सम्मेलन करते हैं तो यह गतिविधि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि में काम आता है। चौथा, सरकार के साथ NGO भी HIV, TB, पोलियो इत्यादि जैसे संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गैर राजकीय अभिकर्ताओं ने समय समय पर एक विशेष क्षेत्र में सरकार की नीतियों को उजागर किया है कि सरकार क्या नीति लेकर आई है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। सरकार भी इन्हें जो है सहयोग करे, प्रोत्साहित करे। सरकारी संगठन सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों जो सरकारी संगठन है, जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए लोगों के कल्याण एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए गैर राजकीय अभिकर्ताओं की ज़रूरत है। मतलब दोस्तों इन्हें जो है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास के लिए गैर राजकीय अभिकर्ता जो हैं दोस्तों उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला दोस्तों 11वां, विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र को प्रभावित तथा शासकीय तंत्र में जन भागीदारी अन्योन्याश्रित होती है। दोस्तों विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता, जो सरकारी तंत्र है उसकी प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन भागीदारी, जनता की भागीदारी
अन्योन्य मतलब आश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इसके बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता, मतलब दोस्तों सरकारी तंत्र जो प्रभाविता है तथा शासकीय तंत्र में जो शासन का तंत्र है, जन सहभागिता जो जनता की सहभागिता है दोस्तों, एक जो है अनन्य श्री आश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंधों पर चर्चा करना है। चलिए, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सरकारी प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी है सरकारी प्रणालियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सुशासन के तत्व लोकतंत्र का आधार बनते हैं। दोस्तों अच्छा शासन ही लोकतंत्र जो है अच्छा रख सकता है। सुशासन विकास की प्रक्रिया के केंद्र में लोगों को रखता है। दोस्तों एक अच्छा शासन जो है लोगों को केंद्र में रखता है, लोगों की भलाई, लोगों को अच्छा जीवन देना उसको जो है केंद्र में रखता है। नागरिक केंद्रित होने के संदर्भ में इसे जवाबदेही होना चाहिए। और दोस्तों नागरिक को जो है नागरिकों को जब ये ध्यान में रखेगा तो इसे जवाबदेही भी होना चाहिए। सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता और लोगों की भागीदारी अन्योन्य आश्रित है, मतलब दोस्तों एक दूसरे पर आश्रित है। सरकारी तंत्र की जो प्रभावशीलता है और लोगों की जो भागीदारी है एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि शासन प्रणाली में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से भागीदारी की प्रभावशीलता के स्तर को तय किया जाता है। तो कह रहा है कि समाज के विभिन्न क्षेत्र जो है उसमें भागीदारी ने प्रभावशीलता के स्तर को प्रभावशीलता का स्तर को तय किया जाता है। विभिन्न दबाव समूह नीति बनाने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। दबाव समूह दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ये नीति बनाती है जो सरकार दोस्तों नियम कानून, उसमें जो है दोस्तों ये जो है प्रभावित करते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं उसमें जो है दबाव बनाकर। महिला अधिकारों से संबंधित संगठन, व्यापारी संगठन, छात्र संघ, पर्यावरण, किसान संघ इत्यादि जैसी संगठनों ने समाज की कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। समाज की जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए ये आवाज़ उठाते हैं जो शासन प्रणालियों के साझेदार हैं। कारगर शासन विधि वह है जो राज्य की संस्थाओं के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। कारगर शासन विधि वह है दोस्तों जो राज्य की संस्था के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जो आम लोगों का जीवन है, सार्वजनिक सेवाओं को अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है कि समाज में न्याय हो। हालांकि सुशासन का दायित्व तो केवल राज्य के प्रशासन पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि राज्य जो है वही सुशासन स्थापित करेगा, बल्कि सामाजिक हित में भी होने की वजह से इसमें आम नागरिकों को भी भागीदार बनना चाहिए और लोगों को भी भागीदार बनना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वाले लेकर राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों राजनीति में जाना चाहिए युवाओं को, और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। भारत एक सहभागी लोकतांत्रिक देश है, मतलब दोस्तों सहभागी मतलब भाग लेने से ही लोकतांत्रिक देश है। और भारत का संविधान इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो विभिन्न स्तर हैं उसमें लोगों की भागीदार रहें एक दूसरे से एक आधारभूत जरूरत है। इसलिए सरकार द्वारा उल्लेखित समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए, सभी तक विकास पहुँचे उसे प्राप्त करने के लिए जनता भी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनता दोस्तों अच्छे नेता चुने, अच्छे से वोट दे, ये निभाना चाहिए। साथ ही राज्यों द्वारा प्रभावी शासन, तब जो है राज्य जो है प्रभावी शासन देंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय के ईमानदारी सूचकांक में दोस्तों ईमानदारी सूचकांक एक निकालता है में भारत काफ़ी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक मतलब कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हो रहा है। मतलब दोस्तों जो नैतिकता होनी चाहिए लोगों में, जो एक अच्छा जो है नैतिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, वो सब जो है कम हो रहा है लोगों के जीवन में। मतलब दोस्त लोग जो है बेईमानी की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। उस बात को जो है बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदार सूचकांक में भारत काफ़ी नीचे पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक राजनीतिक कारण बताना है दोस्तों कि कौन सी कानून राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किस कारण से जो है लोगों के सार्वजनिक जीवन में जो है नैतिकता का ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए देखते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सूचकांक तैयार करने के लिए सरकार जो है निजी क्षेत्र, नेता, कॉर्पोरेट्स, नौकरशाह एवं आम जनता की ईमानदारी को विभिन्न मानकों के आधार पर रख कर जांचा जाता है। मतलब दोस्तों इनमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है, तो सरकार को शामिल किया, निजी क्षेत्र को, नेता को, कॉर्पोरेट्स को, नौकरशाह अधिकारियों को, आम जनता की ईमानदारी को ध्यान में रखकर ये जो है सूचकांक बनाया जाता है। और इसी के आधार पर विभिन्न देशों के पंक्तिबद्ध किया जाता है कि कौन देश में ईमानदारी ज़्यादा है, किस में कम। वर्ष 2016 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 168 देशों में 76वें स्थान पर थी। मतलब दोस्तों 168 देश में हम 76वें स्थान पर बहुत पीछे हैं। भारत में भ्रष्टाचार दूर दूर तक फैला हुआ है, जो शासन प्रणाली के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, देखते हैं कि प्रमुख जो कारण है भ्रष्टाचार की वो क्या है। कानूनी कारक दोस्तों, परिवर्तन क्षमता और नियामक जटिलता की कमी। मतलब दोस्तों नियामक जो है, नियम कानून है उसमें जटिल है, इसकी कमी है। भारत के संस्थाओं के मूलभूत विशेषताएं हैं, कई कानून और नियम अपप्रचलित हो गए हैं दोस्तों। जो कानून और नियम जो बनाए गए थे वो अब अपप्रचलित हो गए हैं, कोई महत्व ही नहीं है, और भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देते हैं। न्यायिक कार्यवाहियों में लंबे समय तक लगना दोस्तों, न्यायपालिका जो है लंबे समय तक मुकदमा 20-20 साल तक दायर है, कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है, वो अभी जो है भ्रष्टाचार का कारण है। और सज़ा की गंभीरता को कम होना दोस्तों, सज़ा जो है गंभीर रूप से नहीं हो रही है। लोकपाल, सीवीसी, कैग आदि जैसी जांच संस्थाओं के द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में देरी, यह भी दोस्तों लोकपाल, सीवीसी, कैग यह भी अपनी जांच जो है देरी से करती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार में नियमों को दरकिनार कर रिश्वत के माध्यम से सरकारी अनुबंधन या लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। मतलब दोस्तों नियम कानून से नहीं, पैसा देकर सरकारी जो है साठ गांठ से जो है ठेका और तमाम चीज़ें प्राप्त किया जाता है, वो भी। राजनीतिक कारण क्या है दोस्तों भ्रष्टाचार के लिए, तो राजनीतिक अभिजात वर्ग का उत्थान जो राष्ट्र उन्मुख कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय स्वार्थ में विश्वास करता है दोस्तों। राजनीतिक अभिजात वर्ग दोस्तों, जो धनी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो अपने अनुसार नियम कानून अपने स्वार्थ के लिए बनवा रहा है। चुनाव के समय धन पाने के लिए उद्योगपति से चंदा लेता है दोस्तों। जो नेता है वो जो है, जैसे अडानी से दोस्तों, मोदी जी, अडानी को मोदी क्या देता है, चंदा। और मोदी दोस्तों किसके लिए नियम कानून बनाएगा, अडानी के लिए, तो यही चल रहा है। और मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, शराब इत्यादि देता है। उद्योगपति चुनावी खर्च के एवज में इनसे अपने अनुसार नीतियां बनवाने के लिए कहते हैं। दोस्तों औने पौने दामों में मोदी जी क्या बेच रहे हैं, भारत की जमीनें, संसाधन है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए तो मोदी के चुनाव के समय जो है 100 करोड़ 500 करोड़ जो है अडानी देगा, और उसी से किया जा रहा है। सामाजिक कारक क्या है दोस्तों, लोगों ने भ्रष्टाचार को समाज में अस्थायी तौर पर मान लिया है दोस्तों। लोगों के दिमाग में घुस गया कि भ्रष्टाचार अब खत्म होने वाला नहीं है। परिवार, स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाएं नैतिक मूल्यों को खो रही हैं दोस्तों। परिवार में, समाज में सब नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, अब जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस जाएगी। और दोस्तों आने वाली पीढ़ी फंस नहीं जाएगी, फंस रही है। सांस्कृतिक कारण क्या है दोस्तों, कई भ्रष्ट प्रथा हमारी संस्कृति से मान्यता पाते हैं दोस्तों। हमारी परंपरा से जो आ रही है वह भी दोस्तों भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए दहेज पर प्रतिबंध के बावजूद यह भारतीय समाज में अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण व्याप्त है दोस्तों। दहेज पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी जो एक कुरीति है दोस्तों कि लड़की वाला जो है अपने लड़के को मतलब लड़की को जो है दहेज देगा, बेड वो भी दोस्तों ये कुरीति है। उपयुक्त कारणों के अलावा कई अन्य कारक हैं जो भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर विभाजन, जाति और धर्म का दोस्तों विभाजन है, मतलब है, और अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई भ्रष्टाचार का एक कारक है। भारत में जब तक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा तब तक एक सुपर पावर बनना एक सपना जैसा होगा भारत के लिए। तो भ्रष्टाचार जो है भारत को खत्म करना पड़ेगा। 13वां प्रश्न, क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया किया है जितना करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? मतलब दोस्तों हमने 1991 में जो दोस्तों सरकारी सब चीज़ों पर कंट्रोल करती थी, लेकिन 1991 में हमने जो है दुनिया के लिए अपने बाजार खोल दिए। तो दोस्तों जितनी प्रतिक्रिया, जितनी लाभ, जितनी काम होना चाहिए, क्या वो हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों उसको करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है ये बताना है।
तो 1991 में भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। भुगतान संकट मतलब दोस्तों पैसा ही नहीं बचा था भारत के पास। वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या तथा विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थाओं का दबाव और तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा तेजी से जो है भारत विकसित हो, महत्वाकांक्षा ने सरकार को नियमों में छूट देने पर विवश कर दिया कि नियम में अब क्या किया जाए, छूट दिया जाए। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के लिए खुल गया। अब यहाँ एक नई नीति उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का सूत्रपात हुआ। दोस्तों कौन सी नीति? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दुनिया व्यापार कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी खुल गया, उदारीकरण। इस दौरान कई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक सरकार द्वारा पूर्ण किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आने के बाद सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने से निम्न बातें दिखती हैं। बुनियादी ढांचा एक हद तक विकसित हो गया है, लेकिन अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता का पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रही है। मतलब दोस्तों जितना हम तेजी से बढ़ सकते हैं, जितनी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, वो नहीं कर पा रही है। भारतीय उत्पाद अभी भी वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। जो भारत में सामान बनाया जा रहा है, क्वालिटी उसमें दोस्तों खराब है, जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा हम नहीं कर रहे हैं। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे एशियाई देशों के उत्पाद को भारतीय उत्पाद टक्कर देने में असमर्थ हैं। दोस्तों सिंगापुर या दक्षिण कोरिया जो वस्तुएं बना रहे हैं, उनका भी हम टक्कर नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक प्रतिरोध की वजह से सुधारों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। राजनीति में प्रतिरोध है। भूमि अधिग्रहण करने के लिए उद्योगपतियों की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भूमि को जो है कब्जे में लेने के लिए। उदाहरण के लिए टाटा नैनो प्लांट, कई परियोजनाएं लाल फीताशाही में फंस गई हैं, अधिकारियों के चंगुल में फंस गई हैं। विनिमय की वजह से उद्योगों के आरक्षण पर स्पष्टता का अभाव है। जो उद्योग हैं उनके आरक्षण मिलेगा कि नहीं, स्पष्टता का। सभी सरकारी संस्थाओं का ध्यान वित्तीय सुधारों, पैसे रुपए के सुधार, पुलिस, शिक्षा, श्रम सुधार इत्यादि पर ही केंद्रित हो गया है। मतलब दोस्तों इन्हीं पर सुधारने में सरकार जो है अपना ध्यान केंद्रित कर ली है। WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नियम विकसित राष्ट्रों के हितों के पक्षधर हैं। और दोस्तों जो WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बन रहे हैं, वो विकसित देशों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बन रहे हैं। जो भारत के असफल राजनयिक मोर्चों को दर्शाता है। इससे दोस्तों पता चलता है कि राजनयिक जो हैं वो असफल हैं। WTO का दोहा दौर का वार्ता इसका उदाहरण है। सरकार को अपना सारा ध्यान सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में संचार सुविधा इत्यादि पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि देश का अधिकांश जनसंख्या अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। हाल के समय में सरकार ने खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को पुनः प्राप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है, जैसे मुद्रा योजना, निवेश शिखर सम्मेलन, व्यापार सम्मेलन, निर्यात विनिर्माण केंद्र, औद्योगिक गलियारे, एकल खिड़की निकासी इत्यादि जो है शुरू किया गया है। 14वां प्रश्न दोस्तों, पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना। परंपरा से जो अधिकारियों का संरचना चला आ रहा है और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाला है। टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में साढ़े। परंपरा से जो अधिकारियों का जब दबदबा चला आ रहा है और संस्कृति ने जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, उसने समाज और अर्थव्यवस्था को विकास की प्रक्रिया में बाधा डाला है, ये बताना है दोस्तों। भारत को नौकरशाही संरचना ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक शासन में विरासत में मिली है। दोस्तों जो अधिकारी हमें मिले हैं वो जो है हमें विरासत में मिले हैं, किन से? ब्रिटिश सत्ता से दोस्तों, ब्रिटेन ने जब हमें आज़ाद करके। नौकरशाही संरचना ही नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था औपनिवेशिक शासन की विरासत है दोस्तों। मतलब अंग्रेजों ने ही पूरी राजनीतिक व्यवस्था भी हमें विरासत में दी है, जो आगे बढ़ी है। नौकरशाहियों को मिली शक्ति और स्थिति के कारण देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों जो नौकरशाही को जो शक्ति और स्थिति मिली है, उससे देश के लोग अपनी इन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं। भारतीय नौकरशाही व्यवस्था एक पदानुक्रमित प्रणाली की विशेषता है। मतलब दोस्तों आप जो है छोटे अधिकारी बनेंगे, फिर बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से चलती है, जो भारत के सभी मंत्रालयों में फैली हुई है। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी भारत में लोगों के शासन करने के तरीके में बहुत बदलाव नहीं आया है। मतलब वही घिसा पीटा तरीके से शासन चल रहा है। लाल फीताशाही की संस्कृति अभी भी नौकरशाही के कामकाज में बाधा उत्पन्न करती है। दोस्तों जो अधिकारियों के काम करने का ढाबा है दोस्तों, वो जो है
बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो सरकारी सेवाओं और न्याय वितरण तंत्र में आम लोगों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब दोस्तों जो नौकरशाही है, जो नियम कानून है, वो जो है आम लोगों तक पहुंचने में, लाभ पहुंचाने में भी बाधा उत्पन्न करती है। ब्रिटिश शासन ने आईसीएस और इससे जुड़ी पूरी सरकारी तंत्र को इस तरह से तैयार किया था कि यह एक बहुत बड़ी आबादी को नियंत्रित कर सके। दोस्तों ये आईसीएस जो परीक्षा है या अभी जो है आईएएस है, इसको दोस्तों इस तरीके से तैयार किया गया था कि पूरी आबादी जो लोग हैं उनको नियंत्रित में रख सके। इस व्यवस्था में अधिकारी जनता से असंबद्ध रहते थे और यह व्यवस्था आज भी जारी है। मतलब जनता से जो दोस्तों संबंध ज़्यादा नहीं हो पाता था। स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, जो स्थानीय नेता हैं उनके हस्तक्षेप के कारण राजनीतिक प्रतिनिधियों और प्रशासक के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति होती है। मतलब दोस्तों एक नेता, स्थानीय और एक अधिकारी में जो है दोनों में मतभेद होता रहता है, जिसके कारण आम जनता में गलत संदेश जाता है। नौकरशाही व्यवस्था सरकार के गलत कामों को कई बार उजागर करती है। मतलब दोस्तों जो सरकार गलत काम करती है उसको जो है उजागर करती है और इससे विभिन्न वर्गों को प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान समय में नौकरशाही संरचना एक कार्य संस्कृति में बदलाव आ रहा है, अब जो है बदल रही है। नौकरशाही व्यवस्था में निजी क्षेत्र के लोगों के प्रोत्साहन ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। और दोस्तों नौकरशाही में अब जो है निजी क्षेत्र लैटरल एंट्री भी जो है चल रही है, उसने जो है बढ़ा दी है। 15वां राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रति स्थिति पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय बाल नीति जो बनाई गई है दोस्तों लड़कों के लिए, उनके मुख्य जो प्रावधान किए गए हैं उनको परीक्षण करना है तथा इसके क्रियान्वयन इसे कैसे जो है लागू किया जाए कि स्थिति पर प्रकाश डालना है। चलिए, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण देने की बात कही गई है। मौलिक अधिकार में कहा गया है और राज्य के नीति निर्देशक में तत्वों में कि बालक को स्वतंत्र गरिमापूर्ण वातावरण दोस्तों पर्यावरण देने की बात की गई है। सरकार ने वर्ष 2013 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई, 2013 में अपनाई गई। यह नीति 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता प्रदान करता है कि 18 साल से कोई भी कम है तो वो एक बच्चा है और इसमें देश की सीमा के भीतर निवास करने वाले सभी बच्चों को मान्यता देता है। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए यह बहुआयामी दृष्टिकोण है। नीति में 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। उत्तरजीविता, जीवित रहने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, अच्छा भोजन, शिक्षा, विकास केंद्रित आकर्षण के लिए सुरक्षा, भागीदारी। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालयों ने बच्चों के लिए कई राष्ट्रीय नीति 2013 का मसौदा राष्ट्रीय कार्य योजना NPAC विकसित की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मंत्रालय और उसमें संबंधित विभागों के माध्यम से बच्चों से संबंधित जिन कार्यक्रमों का जो कार्यक्रम जो है किया जा रहा है उसकी प्रगति देखना है कि कितना विकास हुआ है और उनकी निगरानी करना। राष्ट्रीय बाल नीति में विकलांग जो व्यक्ति हैं उनकी भेदभाव के आधार पर रेखांकित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में बच्चों का जनसंख्या लगभग 39% है। मतलब दोस्तों 100% में बच्चे 39% हैं। नीति निर्माताओं ने इन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मान्यता दी है कि ये राष्ट्र की सबसे बड़ी जो है संपत्ति है, पैसे रुपए हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है। देश में बाल विवाह अभी भी जारी है। प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली बदहाल है दोस्तों। जो प्राइमरी जो है सरकारी जो शिक्षा है प्राइमरी स्तर पर बहुत बेकार है। बच्चों के विरुद्ध अपराध में वृद्धि है। बच्चों का दोस्तों अपराध बच्चों के साथ हो रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार प्रत्येक 5 भारतीय बच्चों में से एक बच्चा कमजोर है। 5 में से एक बच्चा जो है कमजोर है। अत्यधिक गरीबी के कारण हजारों बच्चे बाल श्रम के दलदल में धंसे हुए हैं। गरीब होने के कारण दोस्तों वो जो है काम कर रहे हैं अपनी बाल अवस्था में ही। राज्य द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर बहुत कम नहीं हो रही है और दोस्त स्कूल में भी बच्चे जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से बचाने के लिए सरकार को स्थानीय स्तर पर विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण प्रक्रिया को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता है। मतलब दोस्तों बच्चों को अगर दुर्व्यवहार, शोषण न हो, उनका उपेक्षा न हो, बचाने के लिए सरकार को स्थानीय स्तर पर जो कानून है, प्रशासन है, अधिकारी है, संस्थागत निवारण प्रक्रिया को बढ़ावा देना और मजबूत करने की आवश्यकता है। अगला दोस्तों 16वां,
भारत में जननांकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल, सृजनशील नहीं हो जाती। जननांकीय लाभांश मतलब दोस्तों जो जनसंख्या ज़्यादा है उसका लाभ जो है तब तक जो है सैद्धांत पर ही रहेगा, सिद्धांत का सैद्धांतिक बना रहेगा जब तक कि जो जनता है दोस्तों, जो लोग हैं वो शिक्षित न हो जाएं, जागरूक न हो जाएं, कुशल न हो जाए, सृजनशील मतलब दोस्तों उनके अंदर जो है सृजनशील गुण आ जाए, मतलब नई नई वस्तुएं सोचने बनाने की हो जाती है। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन उपाय किए हैं। सरकार जो है कौन कौन से उपाय के द्वारा जनसंख्या को जो है ये सब योग्यता जो है डाल रही है, कौन सी योजनाएं हैं, क्या कर रही है सरकार, ये बताना है। तो जननांकीय लाभांश से तात्पर्य जनसंख्या की कार्यशील आबादी से है दोस्तों, कि जो काम करने वाली जनसंख्या है वो जो है कितना काम कर रहे हैं। तो 15 से 64 साल की आयु को दोस्तों, आयु वर्ग को आश्रित आबादी की तुलना में अधिक होना है दोस्तों। ये जो आबादी है दोस्तों, आश्रित जो आबादी है, बूढ़े और बच्चे, उनसे ज़्यादा जो है ये जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष वाली जो काम कर सकती है। जननांकीय लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है, और जो जननांकीय लाभांश है वो मानव संसाधन जो है उसके सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश के बावजूद भारत बस बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या जो है काम करने वाली है, उसके बावजूद भी भारत में शिक्षा, कौशल और सुविधाओं की कमी के कारण अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कौन? भारत। सरकार ने जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों के उपयोग के लिए कौशल विकास के महत्व को देर से मान्यता दी है दोस्तों। जो कौशल विकास की मान्यता है, इस दिशा में सरकार के कुछ उल्लेखनीय कदम निम्नलिखित है दोस्तों। ये कदम चलाए जा रहे हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाया गया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, सामाजिक प्रत्यायन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के लिए सूर्य मित्र, कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015, युवाओं को ई साक्षर करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इत्यादि। उपयुक्त के अलावा सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चलाने के अलावा सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कौन कौन? उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ साथ पूर्ण कौशल आधारित शिक्षा, मतलब दोस्तों तकनीकी शिक्षा मिले लेकिन उसमें कौशल भी होना चाहिए सीखने की। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता उद्यमिता को बढ़ावा देना, मतलब दोस्तों रोजगार भी बढ़े स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश में 40% रोजगार उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रम गहन क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए, जो है जहाँ जो है ज़्यादा जो है मेहनत की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर समुचित ध्यान देना। हालांकि सरकार के विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों और नागरिक समाज के बीच साझेदारी पर निर्भर करता है। ऐसा करने में विफलता देश हित के लिए जो विफलता है वो गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या बनी हुई है। देश की शिक्षा प्रणाली के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन के लिए योजनाओं को कुशलता से लागू करना होगा। लंबे समय तक अगर परिवर्तन करना है तो जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लागू करना होगा, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश का कुशल उपयोग हो सके, जनसंख्या जो है उसका कुशल लाभ हम उठा सकें। अगला है विश्व व्यापार संगठन के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों व्यापार के लिए जो बनाया गया है उसको अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो दुनिया में जो व्यापार चल रहा है उसका प्रबंधन करना और उन्नति करना है। परंतु संधि और वार्ताओं की दोहा परिधि मितोन्मुखी प्रतीक होती है। दोहा में दोस्तों जो संधि और वार्ता हुई वो जो लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। विकसित देश और विकासशील देश दोनों की विचारधारा जो है अलग अलग है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिए। भारत को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए इस पर जो है चर्चा करना है। चलिए, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया दोस्तों। 1995 में बन गया। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, दुनिया का मंच है, जो विकासशील देशों और तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत करने में सक्षम बनाता है। जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं दोनों को बातचीत करने के लिए सक्षम बनाता है, मतलब दोस्तों मीडिएटर का काम करता है। WTO एक ऐसा प्रणाली है जिसके माध्यम से गरीब अर्थव्यवस्थाएं पारस्परिक लाभ के बिना
अर्जेंटीना अपने बाजारों को खोलने के लिए विकसित देशों की मांग का सामना कर रही हैं। और WTO कहता है कि भैया तुम जो है पैसा दे रहे हैं चाहे कुछ भी, तो आप विकासशील देशों को कहते हैं कि लाभ हो चाहे न हो, अपनी मार्केट खोलो। किनके लिए? विकसित देशों के लिए, ताकि वो वहाँ जाएँ और सामान बेच सकें। दोहा विकास वार्ता विश्व व्यापार संगठन का व्यापार वार्ता दौर है जो वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। दोहा दौर का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाधाएं हैं व्यापार करने में, उन्हें कम करना और वैश्विक व्यापार में वृद्धि करना। दुनिया के व्यापार में जो है वृद्धि करना है। भारत का कहना है कि पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण और जो श्रम संगठन जो मुद्दे हैं उसको जो है बाहर रखा जाना चाहिए। किससे दोस्तों? व्यापार संगठन से। और इससे जुड़े समस्याओं का समाधान इनमें संबंधित निकायों जैसे UNFCCC, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि के माध्यम से निपटाना चाहिए। इनके लिए दोस्तों ये संस्था निपटेंगी। चूँकि विकासशील देशों के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर मानक हैं, इसलिए वे गैर टैरिफ बाधाओं के रूप में, टैरिफ न लगे इसके रूप में कार्य करके विकासशील देशों के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। मतलब दोस्तों टैरिफ हटा देना चाहते हैं। दोस्तों विकासशील देश टैरिफ लगाते हैं ताकि दोस्तों उनके घरेलू सामान बिक सके। मतलब दोस्तों टाटा कोई कंपनी बना रही है दोस्तों मशीन, और दोस्तों उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, विदेश में दोस्तों ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ दोस्तों जो है कम पैसे में बन जा रहा है। तो दोस्तों टाटा का जो मोटर है वो जो है अमेरिका के मोटर से दोस्तों महंगा है, तो लोग जो है टाटा का मोटर ना खरीद के अमेरिका खरीदेंगे, तो दोस्तों घरेलू जो सामान है वो नहीं बिकेगा, तो दोस्तों कैसे रोजगार मिलेगा? तो इसलिए दोस्तों टैरिफ लगा देती है सरकार, टैक्स लगा देती है अमेरिका की सरकारों पर कि वो बेच ही ना पाए, जिससे विकसित देशों में निर्यात कर विकासशील देशों के लिए मुश्किल हो जाता है। निर्यात करना दोस्तों, बेचना सामान किसको? विकसित देशों को। कहाँ? विकासशील देश। इसके अलावा विकासशील देशों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों किसानों की रक्षा के लिए जो है पैसा भी दिया जाता है, सार्वजनिक भंडार। इसके बाद गैर व्यापार मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यदि भारत इससे जुड़े मुद्दों को छोड़कर विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों को संगठित कर जो विकासशील देश हैं उनको मिलाकर गठबंधन बनाता है, तो इस गठबंधन के माध्यम से विवादों का समाधान जो है विवाद का करने में व्यापार कानून विशेषज्ञों की मदद लेता है, तो मतभेद को कम किया जा सकता है। जो मतभेद हैं उसे कम किया जा सकता है। अगला जो है 8वां, शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति, आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। पूर्व की ओर देखो जो नीति है दोस्तों, शीत युद्धोत्तर मतलब दोस्तों जो तनाव बना हुआ है उसके बीच में पूर्व की ओर जो नीति है उनके आयाम का दोस्तों उनके मूल्यांकन करना है कि क्या जो है हमारी राजनीतिक और सामरिक जो महत्व है, आर्थिक और सामरिक जो है राजनीतिक और आर्थिक जो महत्व है वो क्या है, लाभ हानि है, उसको जो है बताना है। तो 1990 के चलिए, तो यहाँ दोस्तों 1990 के दशक के अंत से सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही शीत युद्ध मतलब दोस्तों युद्ध नहीं होता है, तनाव बना रहता है, युद्ध जैसी स्थिति होती है, समाप्ति हुई और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ दोस्तों। एक ध्रुव बन गया जिस पर पूंजीवादी व्यवस्था का, जो पूंजीवादी लोग हैं वही स्पष्ट प्रभाव पड़ा पूंजीवादी व्यवस्था का। इस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी को विस्तार करना चाह रहा है। मतलब दोस्तों भारत जो है दुनिया का नेतृत्व करना चाह रहा है। इसके लिए भारत ने अपने पूर्व में स्थित देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है कि जो पहले देश थे उनसे संबंध मजबूत हो, और इसे पूर्व की ओर देखो नीति का नाम दिया है। देश के सामने आने वाली असाधारण घरेलू आर्थिक चुनौतियां भी पूर्व की ओर देखो नीति की अवधारणा के पीछे महत्वपूर्ण थी दोस्तों। जो हमारे घरेलू जो चुनौतियां हैं आर्थिक रूप से, उसके लिए भी जरूरी था कि हम ऐसा नीति लाएं। इस नीति का मूलभूत उद्देश्य पूर्वी एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ भारत की भागीदारी को बेहतर बनाना। किस व्यापार में, राजनीति में, आर्थिक में, समाज में। पिछले 2 दशकों से 20 वर्षों से भारत की पूर्व की ओर देखो नीति विकसित हुई है और भू राजनीतिक दोस्तों वैश्वीकरण के बदलते संदर्भ में इसने अधिक अर्थपूर्ण मतलब बहुत अर्थपूर्ण प्रासंगिक गंभीरता और निहित वस्तु को प्राप्त करने हेतु अपनी गति स्वयं को प्राप्त कर ली है। आज भारत ने दुनिया के सबसे गतिशील और भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ साझेदारी की है। इसमें एशिया प्रशांत के क्षेत्र में स्थित आर्थिक रूप से संपन्न देश भी शामिल हैं। आसियान देशों के साथ भारत का जुड़ाव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक
सीमांग समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। तो आसियान देशों के साथ ही भारत का जो जुड़ाव न केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक समीकरण को भी प्रभावित कर रहा है, दुनिया को भी। आसियान के साथ मिलने भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता ने वार्षिक व्यापार को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है, जो मुक्त समझौता हुआ है आसियान के साथ। भारत पूर्वी एशियाई देशों को विशेषज्ञता की मदद लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। किसका? अपना। आज आसियान देश का संबंध भारत के कई क्षेत्रों से है, जैसे आतंकवाद, मानवीय राहत, समुद्र ऊर्जा सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन इत्यादि। एशिया में भारत एक शक्तिशाली देश है जो दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एशियाई देशों, दोस्तों दक्षिण चीन सागर है वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत जो है एशियाई देशों से जैसे वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि की मदद ले रहा है। खनिज समृद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत को इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के भू राजनीतिक हितों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और दोस्तों 19वां, भारत में बढ़ते सीमा पारी होता है मतलब दोस्तों सीमा के पार आतंकी हमले। दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर हमारा ये जो पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, आंतरिक हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप जो सदस्य राज्य हैं उनमें भी हस्तक्षेप कर रहा है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, जो सार्क है, के भविष्य के लिए सहायक नहीं है। दोस्तों सार्क का सहयोग जो है सहायक नहीं है। आतंक के जो हमले बढ़ रहे हैं इससे राज्यों के आंतरिक जो मामले हैं उनसे जो है उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए कि सार्क हमारे लिए कैसे सहायक नहीं है। भारत और पाकिस्तान सार्क की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों दोस्तों सार्क में शामिल है, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी शत्रुता की वजह से शत्रुता बढ़ रही है, वजह से सार्क के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ खड़े हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों से सीमा पार आतंकवाद, दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले से काफ़ी जान माल की हानि हुई है। भारत का दृष्टिकोण यह है कि आतंक और व्यापार एक साथ साथ नहीं हो सकता है, मतलब पाकिस्तान चाहे कि व्यापार भी करे और आतंक को बढ़ावा दे तो ये दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, लेकिन अभी तक एक सक्रिय संगठन नहीं बन सका है। अभी ये सक्रिय संगठन नहीं है। दक्षिण एशियाई उपग्रह दिल्ली में स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र SDMC और सार्क तपेदिक HIV एड्स केंद्र सार्क की कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनमें भारत एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों ये जो है इन सब में हालांकि पाकिस्तान ने एक से अधिक अवसरों पर एक राष्ट्र के रूप में अपरिपक्वता दिखाई है, मतलब दोस्तों परिपक्वता वाली विचारधारा नहीं दिखा रहा है पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई मोटर वाहन समझौते को पाकिस्तान की विमुखता के कारण व्यवहार में नहीं लाया जा सका। दोस्तों जो एशियाई मोटर वाहन था, भारत द्वारा सार्क उपग्रह की पेशकश को पाकिस्तान द्वारा नकार दिया गया। जो सार्क उपग्रह की पेशकश की भारत ने, पाकिस्तान के सहयोग के बिना दक्षिण एशिया में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। पाकिस्तान का सहयोग जरूरी है क्योंकि यह सार्क का दूसरा सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत पाकिस्तान के बीच आपसी सहयोग नहीं बनने के पीछे कश्मीरी मुद्दा सबसे अहम है, मतलब सहयोग नहीं हो पा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा दिया है, जिसे पाकिस्तान द्वारा भारत को देना बाकी है, पाकिस्तान को नहीं दिया है। सार्क के सफल नहीं होने से यह तय किया जा सकता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी भूमिका पर आतंकवादियों को पनाह देगा तब तक सार्क का भविष्य अंधकारमय बना रहेगा। पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक साधन के रूप में देखता है जो सार्क की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति दक्षिण एशिया व मध्य एशियाई देशों के बीच, जिसके कारण यह अंतर क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण स्थान निभा रहा है। इसलिए सार्क की सफलता पाकिस्तान के सहयोग के बिना संभव नहीं है, मतलब सार्क तभी सफल होगा जब पाकिस्तान इसमें सहयोग करेगा। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 20वां, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मैकवाइड आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्य क्या क्या हैं, उससे भारत की क्या स्थिति है। यूनेस्को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन फुल फॉर्म है दोस्तों के मैकवाइड आयोग के लक्ष्य। दोस्तों ये मैकवाइड जो आयोग है उसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इनमें भारत की क्या स्थिति हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संचार समस्याओं के अध्ययन के लिए यूनेस्को ने संचार, मतलब दोस्तों
अपनी बातें जल्दी पहुंचाने के लिए वर्ष 1977 में आयरलैंड के पूर्व विदेश मंत्री सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। 15 सदस्यीय, समझ रहे हैं। मैकब्राइड आयोग ने वर्ष 1980 में दुनिया एक विचार अनेक शीर्षक से अपना अध्ययन रिपोर्ट यूनेस्को को सौंप दिया और इस रिपोर्ट में यूनेस्को ने बेलग्रेड सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि विकसित देश विकासशील देशों की संस्कृति और विचारधारा को दबा सकते हैं। विकसित देश जो हैं विकासशील देशों की जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, उसको दबा सकते हैं। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों में संचार की प्रकृति और मीडिया की स्थिति को देखना था। मैकब्राइड आयोग के अपने लक्ष्य और उद्देश्य निम्न हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? मीडिया का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण, सूचना और संचार के लिए असमान पहुंच के मुद्दे को उठाया और इन समस्याओं के समाधान के लिए नई तकनीकों के उद्भव और संचार के लिए नए कानून का सुझाव दिया। सूचना और संचार प्रणालियों में असंतुलन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी बाधाओं के कारण निराशाजनक और अस्वीकार्य होगा, जिसके लिए सुझावों की आवश्यकता है। मतलब दोस्तों सुझाव बहुत जरूरी है। अगर सुझाव नहीं मिलेगा तो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी बाधा उत्पन्न होगी। इनसे बाह्य सबूतों पर निर्भरता कम करने के लिए संचार तकनीकों के लोकतंत्रीकरण में राष्ट्रीय मीडिया को मजबूत बनाने का सुझाव दिया गया। सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसमें कहा गया कि सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय संचार क्षमताओं को विकसित करना होगा। भारत ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है और वर्ष 1979 में समस्याओं के समाधान के लिए आयोग के सत्र को मेजबानी की है। भारत ने मीडिया की पहुंच जन सामान्य तक करने का आह्वान किया है और राष्ट्रीय मीडिया को मजबूत कर उसकी संकल्प किया। वर्ष 1990 के प्रसार भारतीय अधिनियम ने भारत के उद्देश्यों को मजबूती प्रदान की है। इंटरनेट आधारित तकनीकी ने रिपोर्ट की सिफारिशों को प्रदर्शित किया है और अभी सभी देशों के लिए समान व्यवहार को प्राथमिकता दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैकब्राइड आयोग की सिफारिशों ने विश्व में संचार प्रणालियों में क्रांति ला दी है और अभूतपूर्ण तरीके से लोगों की आवाज़ और मीडिया तक पहुंच बनाई है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले दिन हम पढ़ेंगे 2017 मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम चलेगा दोस्तों। धन्यवाद।